ओके, सो विजन आईएएस का ये हम बात करेंगे जो जुलाई का करंट अफेयर्स है उसके बारे में। तो पहला जो टॉपिक है पॉलिटी में, दैट इज़ द कोऑपरेटिव्स। तो कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो ये कोऑपरेटिव्स का आपका न्यूज में क्यों है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो होम मिनिस्टर जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन के भी मिनिस्टर हैं, तो ही अटेंडेड द सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज्ड ऑन द ओकेजन ऑफ द 100th मतलब 100वां जो इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव्स का मनाया गया न्यू दिल्ली में। ठीक है, और उसके बारे में कुछ और न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। द सेलिब्रेशन वर ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ द कॉरपोरेशन एंड नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आपका जो सेलिब्रेशन किसके द्वारा किया गया था, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये 100वां आपका इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव्स था। सो NCUI, जिन लोगों को हिंदी समझ में नहीं आती वो लोग कमेंट सेक्शन में बता दें एक बार कि उनको हिंदी टोटल इंग्लिश में चाहिए इसका एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो उनके लिए मैं एक अलग से चैनल बना दूंगा या फिर दोबारा से वीडियो अपलोड कर दूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप लोगों में से जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कितने लोगों को हिंदी आती है और कितने लोगों को हिंदी नहीं आती। ठीक है, तो अभी मैं इसको बाइलिंगुअल रख रहा हूँ। उसके बाद है कि NCUI इज़ द अपेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कोऑपरेटिव मूवमेंट इन द कंट्री एंड इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन द 1929 एज एन ऑल इंडिया कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूट्स एसोसिएशन एंड बार रीऑर्गनाइज्ड इन द 1961। ठीक है, तो इसको आपका 1929 में बनाया गया, उसके बाद दोबारा से इसको रीऑर्गनाइज करा गया जो कि आपका 1961 में करा गया। और इसका जो मेन जो थीम था, ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कि अभी जो रिसेंटली जो मनाया गया है आपका 100वां जो इंटरनेशनल डे ऑफ द कोऑपरेटिव्स, उसका थीम क्या था। ठीक है, तो थीम आपका याद होना चाहिए कि बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू द कोऑपरेटिव्स के थ्रू हम इंडिया को कैसे सेल्फ रिलायंट बना सकते हैं, एक संसार को बहुत अच्छा कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो वो आपका थीम था कि बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू द कोऑपरेटिव्स। उसके बाद में अब कोऑपरेटिव्स क्या है, उसके डेफिनेशन आपको बताना चाहिए, इसके एम्स क्या है, मोडस ऑपरेंडी किस तरह से होता है, फिर इसका रिलेवेंस क्या है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कोऑपरेटिव्स भारत के अंदर कौन कौन से अलग अलग तरह के कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर हम बात करेंगे चैलेंजेस कि जो कॉपरेशन हैं या जो कोऑपरेटिव्स हैं वो कौन कौन सी समस्याएं फेस कर रहे हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। मेंस में क्वेश्चन आ जाएगा कि कोऑपरेटिव्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं, उसको डिस्कस करो या एनालाइज करो, तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चैलेंजेस हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस के बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद फिर हम बात करेंगे बिहेड कि हम लोग इसमें हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, ये कंक्लूजन तरह का होता है बिहेड, हर एक आंसर में आपको लिखना होता है जब आप मीन्स के आंसर लिखेंगे। चलिए, तो इसमें बात करते हैं। सबसे पहले हम ये कोऑपरेटिव्स के बारे में बात करेंगे। तो कोऑपरेटिव्स क्या है कि एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इज़ अ वॉलंटरी एसोसिएशन। वॉलंटरी का मतलब ऐच्छिक मतलब अपनी इच्छा से, आप जबरदस्ती नहीं कर सकता कोई। तो वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ द इंडिविजुअल्स हैविंग द कॉमन नीड्स हु जॉइन हैंड्स फॉर द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ठीक है, मान लो जैसे आपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करी, आपका अटेम्प्ट खत्म हो गया, आपका जॉब नहीं लगी, तो आप क्या करोगे, आप कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलोगे। ठीक है, आप भी एक तरह का कोऑपरेटिव होगा कि मान लो 4-5 एस्पिरेंट्स हैं वो जिनके सारे अटेम्प्ट खत्म हो चुके हैं, तो वो सोचते हैं कि हम लोगों के पास एक्सपीरियंस है तो वी कैन गाइड। ठीक है, तो आप कोई अपना यूट्यूब चैनल बनाते हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलते हो, लाइक माइंडेड पीपल वर्किंग हार्ड फॉर अ कॉमन गोल, वॉलंटरी है। ठीक है, आपका कोई दोस्त है, उसको उसके मान लो किसी और जॉब में हो गया, छोड़ के भी जा सकता है, तो इस तरह से ये वॉलंटरी है। दूसरा है कि अब इस तरह से यूपीएससी घुमाती है, यहाँ पे वॉलंटरी हटा देंगे तो कुछ स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है कि एम क्या है इसका। सो एम ऑफ एनी कोऑपरेटिव इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू इट्स मेंबर्स with focus on the interest of the poorest section of society through the principle of the self help and the mutual help। देखो, म्यूचुअल हेल्प मतलब क्या है कि आप 4 लोग हो, 5 लोग हो, आप एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो। और सेल्फ हेल्प मतलब आप खुद भी काम करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब 4 लोगों में से 3 लोग काम ही नहीं कर रहे, वो कभी आते नहीं मीटिंग में, वो कभी प्लान ही नहीं बनाते, तो आप लोग उनको भगा दोगे, कहोगे कि आप में से कुछ आता ही नहीं, मतलब ऐसे थोड़ी ना चल पाएगा यार। तो सबको आना है, सबको पार्टिसिपेट करना है, तो सेल्फ हेल्प भी है और आपका एक दूसरे की हेल्प भी है। मोडस ऑपरेंडी के बारे में बात करें, सो थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ द कोऑपरेटिव्स पीपल कम फॉरवर्ड एज अ ग्रुप, pool their individual resources, utilize them in the best possible manner and derive some common benefit out of it। वही चीज़ है कि आपके पास मान लो आपको क्वालिटी अच्छे से आती है, आपके फ्रेंड को, मैं ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आप एक एस्पिरेंट हो तो आप इस चीज़ के साथ एसोसिएट कर पाओगे। ठीक है, मान लो कोई और भी एग्जांपल इसमें आपका दिया जा सकता है। जैसे मान लो बैंकिंग सेक्टर में आपको इन्फॉर्मेशन है, या आपको मान लो जैसे ये LIC वगैरह के जो इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह की कुछ स्किल आपके पास होती है। ठीक है, वो भी तो स्किल के बेसिस पे अलग अलग हो सकता है। मान लो आप जैसे 4 लोग हो, आप में से किसी को पॉलिटी अच्छे से आती है, किसी को इकोनॉमी अच्छे से आती है, किसी को मान लो आर्ट एंड कल्चर अच्छे से आता है, तो आप जब 4-5 लोग आपसे आ जाओगे तो आपका पूरा एक होलिस्टिक बन जाएगा जहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट पढ़ा पाओगे। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग लोगों की अलग अलग स्किल हो सकती है, और जिसमें से मान लो जैसे कोई आप स्टार्टअप खोलो, किसी को अचार बनाना आता है, किसी को पापड़ बनाना आता है, किसी को कुछ मतलब चिप्स बनाना आता है, तो ऐसे फास्ट फूड का आप खोल पाओगे जहाँ पे आपके सारे स्किल को एक तरह से मर्ज आप कर पाओगे, और जिसमें आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर होगी। किसी से कुछ इनपुट आप लोगे, किसी से कुछ लोगे, इस तरह से
आपका ये काम करता है, दैट इज़ द मोडस ऑपरेंडी। और इन द कोऑपरेटिव सोसाइटी पीपल कैन एंटर इट एज पर देयर विश, वही चीज़ है। एंड ऑल्सो दे आर फ्री टू लीव कोऑपरेटिव सोसाइटी, बट दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर, ठीक है, दे कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में अब यहाँ पे दिस इज समथिंग, यहाँ पे फोकस किया जाता है। आप प्री में यहीं पे गलती करते हो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऐसे 3-4 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसमें से एक लिखा जाएगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप यू कैन नॉट ट्रांसफर देयर शेयर, ठीक है, तो वो स्टेटमेंट आपका सही होगा। और लिखा है कि यू कैन ट्रांसफर शेयर, गलत। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पकड़नी होती हैं। नाउ रिलेवेंस के बारे में, मोर देन 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एसोसिएटेड विद द कोऑपरेटिव्स थ्रू मोर देन 30 लाख जो आपके कोऑपरेटिव्स हैं। जॉइंट कोऑपरेटिव इकोनॉमी और द वर्ल्ड इज़ द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक यूनिट, ठीक है। जॉइंट कोऑपरेटिव कंपनी इज़ द वर्ल्ड 5th लार्जेस्ट इकोनॉमिक यूनिट है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव्स वर्क इन इंडिया। अब भारत में कौन कौन से कोऑपरेटिव्स काम कर रहे हैं, तो पहला है आपका कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ठीक है। दूसरा है आपका प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। तीसरा है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी। चौथा है कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटी, हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। इनको आप एक तरह से तो एक ग्लांस के रूप में देख सकते हो। अमंग द 300 लार्जेस्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द वर्ल्ड, 3 सोसाइटीज ऑफ इंडिया नेमली अमूल। अमूल एक तरह का क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी। इफ़को का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, खाद की बोरी पर लिख के आता है इफ़को, तो इफ़को है आपका। फिर आपका है KRIBHO, ठीक है। क्रिब्को क्या है, क्रिब्को आपका एक तरह से ये भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है आपका, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म है आपका कृषि विकास केंद्र करके कुछ है। तो चैलेंजेस, अब यहाँ से आपको सबसे पहले जब मैं चैलेंजेस आपको बताता हूँ, तो सबसे पहले मैं सारे चैलेंजेस आपको बता देता हूँ, ताकि आपके दिमाग में हेडिंग के रूप में पूरा सेट हो जाए, ठीक है, आपको याद रह जाए। जैसे जब आप मेंस का आंसर लिखते हो ना, तो आपको पॉइंट्स याद नहीं आते, तो आप क्या करते हो, 3-4 मतलब 2 पॉइंट ही लिख के आ जाओगे। और जो टॉपर है वो, कम से कम मैंने बहुत सारे टॉपर्स की कॉपी देखी और खुद ही मैंने मेंस दिया है, तो मुझे पता है कि कम से कम आपको जब आप चैलेंजेस लिख रहे हो या फिर सॉल्यूशन लिखो, तो आपको कम से कम 5 या 6 पॉइंट का एवरेज रखना है, ठीक है। वो आपको एग्जामिनर को दिखाना है, ऐसा नहीं कि 2 या 3 आप लिख रहे हो, तो उसमें आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। इन डेप्थ नॉलेज अगर आपको दिखानी है कि आपने चीज़ें अच्छे से आती हैं, तो कम से कम आप मान के चलो कि रेशियो आपका 4 या 5 पॉइंट का होना चाहिए। तो जैसे आपका चैलेंजेस फेस्ड बाय द कोऑपरेटिव्स के बारे में, पहला है आपका लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। दूसरा है आपका रीजनल इम्बैलेंस इन ग्रोथ। अलग अलग जगह पे महाराष्ट्र में जो कोऑपरेटिव्स हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आपका उड़ीसा में अच्छा नहीं कर रहे, ठीक है। ऐसा मतलब मुझे पता नहीं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल है कि मतलब अलग अलग रीजन पर अलग अलग तरीके से चीज़ें हो रही हैं। फिर एब्सेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। इकोनॉमिक ऑफ स्केल आपको बताया कि जब हम कोई चीज़ बड़े रूप में करते हैं तो उसमें हमें ज़्यादा फायदा होता है, और छोटे रूप में करोगे तो आपको एक्सपेंसेस ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। फिर इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज है। और कोऑपरेटिव बैंक्स, अब यहाँ पे कोऑपरेटिव का ही एक पार्ट है, छोटा सबसेट है कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। कोऑपरेटिव बैंक्स के क्या क्या चैलेंजेस हैं, जैसे ड्यूअल रेगुलेशन, सिंकिंग बैलेंस शीट। फिर आपका है कि गवर्नेंस का इशू है, ठीक है, गवर्नेंस के इशू है। तो ये आपके कोऑपरेटिव बैंक्स के चैलेंज है। बट कोऑपरेटिव्स के जो चैलेंजेस हैं उसमें आपके 4 हैं। पहला है आपको, साथ साथ मैं याद भी करा दे रहा हूँ, पहला है लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। पहला याद कर लो, लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। कोऑपरेटिव में डेमोक्रेटिक स्पिरिट नहीं है, इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी, ठीक है। दूसरा है आपका रीजन इम्बैलेंस इन ग्रोथ। तीसरा है एब्सेंस ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल। और चौथा है इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। तो इस तरह से अब हम बात करते हैं लैक ऑफ डेमोक्रेटिक स्पिरिट। देखो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट का काफ़ी इंटरफेरेंस हो रहा है, ठीक है, और पॉलिटिसाइजेशन है, जो जैसे बहुत सारी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी हैं, दे आर डोमिनेटेड बाय द लोकली वेरी पावरफुल मेंबर ऑफ सोसाइटी, ठीक है, विद स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल अफिलिएशन। तो दिस रिजल्टेड इन द इंटरनल क्वेरल्स एंड राइवलरीज एंड लैक ऑफ द इंटरेस्ट बाय द कॉमन मेंबर्स, ठीक है। मान लो आपका लोकल एमएलए है, उससे आपका मान लो आपने 4 लोगों के साथ खोला, अब उसमें से एक का जो क्या है, एक का जो कोई रिश्तेदार है वो एमएलए है, भाई वो अपनी दादागिरी चलाएगा, अपनी दादागिरी वो कहेगा कि भाई मुझसे पंगा मत लेना, नहीं तो बंद करा दूँगा इसे, ठीक है। वो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है। गवर्नमेंट इज द मेजर सोर्स ऑफ द फाइनेंस फॉर द कोऑपरेटिव्स एंड हैज द पावर टू रेगुलेट द फंक्शनिंग ऑफ द कोऑपरेटिव टू द वेरियस रूलर्स। फिर आपका रीजनल इम्बैलेंस इन ग्रोथ, ठीक है, जैसे आप देख सकते हो कि कोऑपरेटिव इन द नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज एन एरिया लाइक वेस्ट बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा आर नॉट वेल डेवलप्ड एज द वंस इन द महाराष्ट्र एंड गुजरात, ठीक है। आप देख सकते हो कि जो हमारा वेस्टर्न जो पार्ट है इंडिया का, वो वैसे भी काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है, हर तरीके से। तो वहाँ पे जो आपका महाराष्ट्र है, गुजरात है, ये स्टेट अच्छा कर रहे हैं कंपेयर टू हमारे जो ईस्टर्न स्टेट या फिर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है, वही चीज़ है। फिर आपसे सब इकोनॉमी स्केल, कि मोस्ट ऑफ द कोऑपरेटिव्स आर कन्फाइंड टू अ वेरी फ्यू मेंबर्स एंड देयर ऑपरेशंस एक्सटेंड टू ओनली 1 or 2 विलेजेस, एज ए रियल देयर रिसोर्सेज रिमेन लिमिटेड, ठीक है, छोटे रूप में काम कर रहे हैं। और इनएडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज, शॉर्टेज ऑफ द स्किल वर्कफोर्स एंड इनेबिलिटी ऑफ द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन टू अट्रैक्ट द एफिशिएंट पर्सनल इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंजेस। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोऑपरेटिव्स आर ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम द लैक ऑफ द प्रोफेशनलिज्म। तो मतलब अब जैसे मान लो आप 4-5 लोग हो, लेकिन किसी को कुछ आता ही नहीं है, भाई कोई स्किल है नहीं, तो भाई आपका चल जाएगा, नहीं चलेगा, फिर आपको वो बंदी करना पड़ेगा। क्योंकि आप जैसे आप कह रहे हो कि आप भाई साहब पॉलिटी पढ़ा दोगे, मैं आपसे कह रहा हूँ मैं पढ़ा लूँगा, भाई मुझे पढ़ाना ही नहीं आ रहा। नीचे बच्चे लग रहे हैं कि ये तो सर कुछ जानते नहीं पॉलिटी में, गलत सलत पढ़ा रहे हैं सब,
फिर आपको इकोनॉमी वाला जो टीचर रख रखा है वो भी कंप्लेन आ रहा है, तो फिर आप कहोगे कि यार किसी को कुछ आता है नहीं, ठीक है, इसको बंद ही कर दो। तो इस तरह से जब आपका जो वर्कफोर्स है वो पूरी तरह से स्किल्ड नहीं है तो फिर वो चीज़ें इतनी एफिशिएंट तरीके से नहीं हो पाएंगी। तो शॉर्टेज ऑफ द स्किल वर्कफोर्स एंड इनेबिलिटी ऑफ द कोऑपरेटिव इंस्टीट्यूशन टू अट्रैक्ट द एफिशिएंट पर्सनल इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। एफिशिएंट पर्सनल को अट्रैक्ट करना, आप भी चाहोगे कि आपके साथ जो लोग काम कर रहे हैं वो काफ़ी एफिशिएंट हो, उनको वास्तव में चीज़ें आती हों। और ये आपका फिर मैंने बताया कि जो आपके चैलेंजेस हैं जो बैंक्स के स्पेसिफिक हैं, बैंक का तो वही पता ही है आपको कि बैलेंस शीट सिंकिंग है, एनपीए की क्राइसिस है। जैसे आप देख सकते हो कि एनपीए ऑफ द कोऑपरेटिव्स बैंक इन केरला क्रॉस 38%। नॉन परफॉर्मिंग जो एसेट्स हैं बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी इज़ अ बिग चैलेंज है। जैसे केरला का इन्होंने एग्जांपल दिया है कि जहाँ पे 38% आपके एनपीए हो चुके हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के, ठीक है। वेयर कमर्शियल बैंक रिपोर्ट एनपीए ऑफ जस्ट 3.99% ऑफ देयर टोटल एडवांस एज ऑफ दिसंबर। और इसमें भी गवर्नेंस का इशू है, लैक ऑफ मॉडर्न बैंकिंग प्रैक्टिसेस, लैक्स कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है। अब हम बात करते हैं बे हेड के बारे में। इसमें उन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ये भी दिया है कि स्टेप्स टेकन टू स्ट्रेंथन द कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया। सरकार ने कौन कौन से काम किए हैं ये भी आप इसमें आपको पता होना चाहिए सरकार क्या कर रही है इसमें। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाया, जैसे कि आपको पता था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन बनाई इसलिए गई है बिकॉज ये सब चीज़ें ना थोड़े से सिस्टमेटिक तरीके से हो पाएँ। फिर आपका बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2020 में लेके आए। ये उसके लिए जो आपका बैंकिंग सेक्टर मैंने बताया कि जो से एक सबसेट है पूरा कॉर्पोरेशन का या कॉर्पोरेटिव्स पूरा जो सिस्टम है उसका एक सबसेट है कोऑपरेटिव बैंक्स। कोऑपरेटिव बैंक्स बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रही थी, जैसे ड्यूअल रेगुलेशन है, जैसे रेगुलेशन बाय द स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी और आरबीआई भी करता है। अब भाई एक तरफ आरबीआई भी रेगुलेट कर रहा है, एक तरफ आपका स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी भी कर रहा है। अब आप स्टेट रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी की सुनोगे कि आरबीआई की सुनोगे, भाई साहब दो चीज़ें रेगुलेशन जब होगा तो फिर खींचतान होगी, ठीक है। तो ड्यूअल रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप 2 एग्जाम की तैयारी कर रहे हो साथ साथ, एक तरफ आपका मान लो आप आरबीआई ग्रेड भी दे रहे हो, यूपीएससी भी दे रहे हो, या फिर स्टेट पीसीएस भी चल रहा है, स्टेट पीसीएस का प्रीलिम्स है, इसका मेंस चल रहा है या डेट क्लैश कर रही है, दो चीज़ें आपको करने में दिक्कत होगी ना। तो तभी ये होता है कि प्लान बी पे फोकस करा जाए, कि प्लान ए पे यूपीएससी पे फोकस करा जाए। मैं इसलिए बताता हूँ बिकॉज ये चीज़ें जब आप एक एस्पिरेंट हो तो मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं भी एस्पिरेंट रह चुका हूँ। तो मैं एग्जाम्पल आपका आप ही से रिलेटेड दे रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रह जाए। फिर आपका सिंगिंग बैलेंस शीट है। अब इसके लिए इन्होंने बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट लेके आई। इट गिव्स द आरबीआई पावर टू सुपरसीड बोर्ड्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अलाउ कोऑपरेटिव बैंक्स टू रेज मनी बाय द पब्लिक इशू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। काफ़ी लंबा खिंच रहा है ये टॉपिक, जल्दी जल्दी इसको बाइंड अप करते हैं। फिर आपका नाफेड लेके आए, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ठीक है, टू असिस्ट द मार्केटिंग कोऑपरेटिव्स इन द स्टेट टू डेवलप देयर मार्केटिंग बिजनेस एंड टू हेल्प देम रेंडर बेटर सर्विस टू देयर मेंबर्स, ठीक है। नाफेद के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेना, कब बनाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद है नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वो बनाया गया, ये तो बहुत पहले बनाया गया था, 1963 में बनाया गया था। एंड इट प्रोवाइड असिस्टेंस टू द स्कीम्स of the marketing, processing, storage and practices in a share capital of the cooperative, sugar cooperative spinning, weaving mills in the form of the loans and subsidy। तो इसका बेसिकली काम क्या है कि नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो कि 63 पे बहुत पहले बनाया गया था, ये बहुत सारी सहायता प्रदान करता है कॉर्पोरेटिव्स को। मान लो आप ये कॉर्पोरेटिव चला रहे हो चीनी की, अब आप चीनी बना ली, आपने स्टोर कहाँ करोगे इसको, उसके लिए स्टोरेज चाहिए, तो आपको ये जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वो स्टोरेज की कैपेसिटी दे देगा, ठीक है। आप मान लो वीविंग मिल आपने कुछ बनाई, उसमें आपको कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो उसको हेल्प करेगा, आपको लोन दे देगा। अगर मान लो वो फैसिलिटी नहीं दे पा रहा तो उसके फॉर्म में लोन या सब्सिडी आपको मिलेगी। उसके बाद है कि जो अनलमेंट ऑफ 97 कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसको आप पढ़िए थोड़ा ध्यान से, पहले मैं पूरा पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये पॉलिटी का भी पार्ट है। सो एनलमेंट ऑफ द 97th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 बाई द सुप्रीम कोर्ट, द एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 19(1)(c to give protection to the cooperatives and inserted Article 43B and Part 9B relating to them. The court declared that Part 9B of the Constitution is operative only insofar as it concerns multi-state cooperative society both within the various states and the union territory। क्या मतलब हुआ इसका? देखो सर, ये बेसिकली क्या किया गया था कि कोर्ट ने कुछ बोला था। क्या बोला था कोर्ट ने बोला था कि जो पार्ट आपका 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ ऑपरेटिव ओनली इन सो फार एज इट कंसर्न्स मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी। मल्टी स्टेट का मतलब बहुत सारे स्टेट में, बोथ विद इन द वेरियस स्टेट्स एंड इन द यूनियन टेरिटरी, ठीक है। तो इसमें क्या फ़ायदा हुआ इस चीज़ के आने से कि द एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 19(1)(c टू गिव द प्रोटेक्शन टू द कोऑपरेटिव्स एंड इंसर्टेड आर्टिकल 43B एंड पार्ट 9B रिलेटिंग टू दैम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 19(1)(c
टू गिव प्रोटेक्शन टू द कॉपरेटिव्स एंड इंसर्टेड आर्टिकल 43B एंड पार्ट 9B रिलेटिंग टू दैम। ठीक है, पार्ट 9B में ये बोल दिया गया कि पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑपरेटिव ओनली इन सो फार एज कंसर्न मल्टी स्टेट कॉपरेटिव्स। ठीक है, तो पार्ट 9B ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्टेट्स द टर्म्स ऑफ द रनिंग कॉपरेटिव सोसाइटी। तो मतलब ये है कि इसमें फ्रीडम एक तरह से दी गई कि कॉपरेटिव्स को, और सरकार चाह रही थी कि कॉपरेटिव्स को रेगुलेट करे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाह रहा था कि कॉपरेटिव्स फ्रीली काम करें। तो उस केस में उन्होंने बोला कि आप सरकार का आर्गुमेंट ये था कि हम तो कॉपरेटिव्स को रेगुलेट करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप रेगुलेट करिए, लेकिन उन्हीं कॉपरेटिव्स को करेंगे जो अलग अलग स्टेट में है। मान लो आप केवल जिस प्रदेश से आप बिलोंग करते हो, मान लो आप राजस्थान से हो, राजस्थान में अपना कॉपरेटिव चला रहे हो, तो उस केस में ये आपका 9B नहीं लगेगा। लेकिन आपने राजस्थान में लगाया, दिल्ली में भी लगा लिया, आपने कहा यार यहाँ बढ़िया है, राजीनगर में लगा लेते हैं, मुखर्जीनगर में। ठीक है, अब आप राजस्थान में भी चला रहे हो, मुखर्जी में चला लिया आपने, आप इलाहाबाद गए वहाँ भी आपने चला लिया, आप पटना गए पटना में भी चला लिया आपने, मान लो फिर आप चले गए मान लो साउथ में गई बेंगलुरु, वहाँ पे भी आपने लगा लिया। तो ये तो 5-6 स्टेट आपने कवर कर लिए, तो उस केस में फिर आपका 9B आपका लगेगा। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करेंगे B8 के बारे में। देखो इसमें हम क्या कहें, समस्याएं तो बता दी, लेकिन एज एन आईज ऑफिसर आपको सोल्यूशन बताना है, पॉजिटिव अप्रोच रखनी है आपके कन्फ्यूजन में। तो पहले है कि हम इसमें डेमोक्रेटिक स्पिरिट तो लेके आएँ, डेमोक्रेटिक स्पिरिट होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका कि मल्टीपर्पज़ सोसाइटी, प्रमोटिंग द मल्टीपर्पज़ सोसाइटी। तीसरा है आपका कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और स्किल्ड एम्प्लॉइज़। ठीक है, अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, जब भी आप कोई भी आंसर लिख रहे हो ना मेंस का, तो उस केस में आप कुछ तो पॉइंट ऐसे होते हैं जो बहुत सारे आंसर्स वहाँ लिख सकते हो, जैसे कि स्किल्ड मैन पावर, बहुत जगह आप लिख सकते हो कंक्लूजन में। ठीक है, जब भी कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप ये लिख दोगे। दूसरा आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बहुत सारे केसेस में आप लिख सकते हो, ऑलमोस्ट लाइक 80% आंसर्स में आप ये लिख सकते हो, तो हर जगह चल जाता है वे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी देयर। ठीक है, तो उसके बारे में अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। प्रमोटिंग द डेमोक्रेटिक स्पिरिट, देखो सीधा सिंपल है कि डेमोक्रेटिक स्पिरिट इज द कोर of the cooperatives. Also, it is needed to reduce the political influence and enhance the inclusivity of the cooperatives. This can be ensured by promoting the objectivity and transparency through the bringing cooperative society under the purview of the Right to Information Act 2005, mandating the director of the cooperative to declare their assets every year, creating awareness among the members about their rights as well as the purpose of the cooperatives. मैं explain करूँगा, don't worry. Imparting value-based education that ensures ethical behavior and spirit of the cooperatives among the members of the society फ्रॉम टेंडर एज। देखो ऐसा है, मानो आप कोई इंडस्ट्री चला रहे हो या कोऑपरेटिव चला रहे हो, पहले उसमें 4 लोग थे, अब थोड़ा सा आपको ग्रोथ हुई इसमें, फिर 40 लोग आ गए, फिर और ग्रोथ हुई 400 लोग आ गए, फिर 4000 लोग हो गए। अब भाई आपने पहले खोली थी, आप तो उसके दादागिरी चलाओगे ना, आप कहोगे हम आई एम द फाउंडर एंड आई कैन डू एवरीथिंग। ठीक है, अब वो 4000 लोग उनका लाइवलीहुड आपसे अटैच्ड है। अब आपको कुछ भी आर्बिट्रेरी रूप से लोगों को आप निकाल रहे हो या लोगों की ग्रीवांस नहीं सुन रहे, तो कुछ ना कुछ डेमोक्रेटिक चीज़ें होनी चाहिए ताकि उन लोगों की बात सुनी जाए। ठीक है, और मान लो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो आपको बताना पड़ेगा। मान लो जैसे कोई कंपनी है, आप ही की कॉपरेटिव्स है, वो 2-3 साल में ग्रोथ करेगी और आप बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन बन गए, उस केस में आप तो कमा रहे हो, मान लो आपका जो नेटवर्थ हो गया 400 करोड़। ठीक है, आप सालाना 400 करोड़ का टर्नओवर कर रहे हो और एम्प्लॉयज़ को दे रहे हो 4000 रुपये महीने, 5000 रुपये महीने, तो उस केस में आपको ये डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपका एसेट है कितना। ठीक है, RTI के तहत। और दूसरा है कि लोगों के ग्रीवांसेस को सुनना, एक अवेयरनेस होना चाहिए अमंग द मेंबर्स अबाउट देयर राइट्स, के लोगों की मतलब आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं उनके क्या राइट्स हैं। ठीक है, और पर्पस क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन का विजन मिशन क्या है, क्या मिशन आप लेके चले थे, क्या विजन। ठीक है, वो आप कर रहे हो क्योंकि डाइवर्ट हो गए पूरी तरह से, कहीं आप ऐसा तो नहीं प्रॉफिट मेकिंग पे फोकस करने लगे। तो ये सब चीज़ें हैं, और ये आपका एथिकल तो होना चाहिए। मल्टीपर्पज़ सोसाइटी का क्या मतलब है, मल्टीपर्पज़ सोसाइटी कैन हैव अ बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड व्यू अबाउट द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स एंड मीट देम अकॉर्डिंगली। टू डू दिस द वीकर एंड इनएफिशिएंट सोसाइटी शुड बी बाइंडेड एंड मस्ट विद अ स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंट सोसाइटी। ठीक है, तो मतलब ये है कि मल्टीपर्पज़ सोसाइटी दे कैन हैव अ बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड व्यू अबाउट द नीड्स ऑफ इट्स मेंबर्स एंड कैन मीट, मतलब यही है कि आपके जो साथ जो मेंबर्स हैं, वही मैंने बताया कि जो आपके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी क्या आवश्यकताएँ हैं वो आपको पता होना चाहिए, और फिर किस तरह से आप उनको पूरा करोगे उन आवश्यकताओं को। अब मान लो अगर आप ढंग से नहीं चला रहे तो आप उन लोगों के साथ जुड़ जाइए जो अच्छा कर रहे हैं उस फील्ड में। ठीक है, तो ये चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। डिजिटाइजेशन मतलब डिजिटल इंडिया तो चल ही रहा है, तो स्पेशली गवर्नेंस में, बैंकिंग और बिजनेस में, उससे आपका क्या होगा कि ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, सिस्टम ज़्यादा एफिशिएंट बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो आप कितनी सैलरी दे रहे हो, वो आपको एकदम सबका व्हाट्सएप ग्रुप आप बना सकते हो 4-5 हज़ार लोगों का, उसके बाद फिर आप उसमें बता सकते हो जिसकी सैलरी नहीं आई वो आपको व्हाट्सएप कर रहा है, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा मतलब कर दो ऑटोमेटिक सिस्टम, आपको एकदम सब दिखता रहेगा कौन लोग कितना मतलब एफिशिएंटली काम कर रहे हैं, उसका आप डिजिटल के हिसाब से कर सकते हो। कितने लोग आ रहे हैं मीटिंग्स में, वहाँ पे आप फिंगरप्रिंट का स्कैनर लगा सकते हो,
कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने लोगों ने कितना फीडबैक दिया, ठीक है, कौन इनएफिशिएंट काम कर रहा है। इस तरह से हम जब ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी, तो सिस्टम आपका एफिशिएंट बनेगा। इसमें ज़्यादा कोई एफिशिएंसी नहीं चाहिए। स्किल एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। इम्पार्ट कोऑपरेटिव ट्रेनिंग टू द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कोऑपरेटिव्स, ठीक है, चिल्ड्रन स्कूल्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस, ऑल्सो ट्रेनिंग टू दोज हु वांट टू फॉर्म कोऑपरेटिव्स बट हु आर नॉट अवेयर ऑफ द वेरियस मोडलिटीज़ एंड रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। मान लो किसी को कोऑपरेटिव बनाना है, पता है नहीं कि कैसे बनाना है, तो उसमें पता तो हो तो आपके कोऑपरेटिव कैसे बनाया जाता है, उसमें उनको ट्रेन करिए आप। अब ये दूसरा एक इशू खत्म। दूसरा है आपका कि राइट टू बी फॉरगॉटन। नाउ रिसेंटली एक केस हुआ था जिसमें सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड इट्स रजिस्ट्री टू रिमूव डिटेल्स ऑफ कपल फ्रॉम सर्च इंजन एंड इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था कि जो पटिशनर जो थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने बताया कि उनका जो नाम था पब्लिक डोमेन में, उससे एम्बेरसमेंट हो रहा है, सोशल स्टिग्मा हो रहा है, और उनकी जो प्राइवेसी है उसका भी इन्फ्रिंजेस, उनके जो प्राइवेसी राइट्स हैं उसका भी इन्फ्रिंज हो रहा है। सो पेटिशनर हैड रेज द राइट टू बी फॉरगॉटन एंड राइट टू इरेजर, राइट ऑफ इरेजर, ठीक है, बीइंग द राइट्स ऑफ प्राइवेसी। द डायरेक्शन एक्सपेंड्स द एम्बिट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू बी फॉरगॉटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी तक नहीं पूछा, बट आई थिंक सो शायद पूछ भी लिया है, ठीक है, मुझे नहीं ध्यान, आप देख लेना। बट मैं कह रहा हूँ ये है इंपॉर्टेंट यार, इस पर कहीं ना कहीं मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्रीलिम्स में आ ही सकता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इस पर बहुत ज़्यादा डिबेट चलता ही रहता है। तो राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 इंक्लूड्स राइट information that is not public, whereas right to be forgotten involves removing information that was publicly known at a certain time and not allowing third parties to access the information anymore। अब भाई आप मुझे एक बात बताओ, आप जैसे यूपीएससी की प्रश्न कर रहे हो, मान लो आप पे कोई भी आरोप लगा दे, कुछ भी, मतलब किसी का लैपटॉप चोरी हो जाए और आप कह दो क्या इसने तो मेरा लैपटॉप चुराया, ठीक है, आपको पता है कि आप इनोसेंट हो, मान लो चुराया लैपटॉप, और वो मीडिया में आ जाए और आपको पता चले कि बहुत सारा, मतलब द हिंदू में ही आपका आ जाए कि एस्पायरेंट फाउंड गिल्टी ऑफ स्टीलिंग द लैपटॉप ऑफ द फेलो एस्पायरेंट, ठीक है, इस तरह से। तो अब द हिंदू में आ जाएगा, आपका नाम मेरा उसमें आ जाएगा। मान लो बाद में पता चलता है 1-2 साल बाद कि आपने तो किया ही नहीं है, आपको कोर्ट वगैरह सब मतलब एक्विट हो जाते हो आप, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी। तो आपके नाम से जब कोई सर्च करेगा तो उसमें आपका नाम दिखेगा, किसने तो लैपटॉप चुराया है, तो चोरी करता है, समझ रहे हो ना। तो आप भी चाहोगे कि वो इन्फॉर्मेशन ना रहे। या मान लो बहुत सारे ऐसे केसेस हो जाते हैं जिसमें आप छोटा मोटा कोई क्राइम कर भी देते हो, चलो छोटा मोटा क्राइम, ठीक है, लेकिन फिर भी, और आप अपनी गलती भी स्वीकार कर देते हो, आप सज़ा भी उसकी बहुत लेते हो, फिर भी एक जो दाग लग जाता है आप पे कि आपने ये काम किया, और वो इन्फॉर्मेशन आपके उसमें रहेगी। तो आपके नाम से कोई सर्च करेगा, मान लो उसके बाद आप यूपीएससी क्लियर करके आईएएस भी बन गए, आपके नाम से सर्च करेगा तो फिर भी आपको वो खराब ही दिखेगा, ठीक है। या फिर आप एग्जांपल ले लो, जैसे आपने आईएएस की क्लियर किया और उसके बाद आपकी पोस्टिंग होती है, और मान लो कोई आप पे एलिगेशन लगा दे, सेक्सुअल हरासमेंट का लगा दे, मान लो आप ही के अंडर में कोई फीमेल एम्प्लॉई है, वो गलत तरीके से आरोप लगा दे कि ये तो हरासमेंट कर रहा है, तो आपके नाम से अगले दिन न्यूज आ जाएगी कि आईएएस ऑफिसर फाउंड गिल्टी ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, समझ में आ रहा ना। और फिर वो इन्फॉर्मेशन रहेगी। तो जब भी आपके नाम से कोई सर्च करेगा कि मान लो आपका नाम विनय कुमार है, तो विनय कुमार आईएएस सर्च करेगा तो देखेगा कि विनय कुमार आईएएस फाउंड गिल्टी ऑफ द सेक्सुअल हरासमेंट, ये दाग आप पे लगा रहेगा। तो उसी को एक तरह से रेक्टिफाई करने के लिए ये चीज़ है। तो राइट टू बी फॉरगॉटन के बारे में अगर हम बात करें तो राइट टू, जिसको हम शॉर्ट में कहेंगे RTBF, दैट्स द राइट टू बी फॉरगॉटन, इज द राइट टू हैव पब्लिकली अवेलेबल पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिमूव फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है, सर्च और डेटाबेस से, वेबसाइट से और एनी अदर पब्लिक प्लेटफॉर्म once the personal information in question is no longer necessary. So RTBF basically traces its origin to the right to oblivion in the French jurisprudence, ठीक है। ये भी आपका फैक्चुअल है, थोड़ा सा आ सकता है कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है। एंड इट वाज यूटिलाइज्ड बाय द फॉर्मर ऑफेंडर्स हु हैड सर्व देयर सेंटेंस और टू ऑब्जेक्ट द पब्लिकेशन ऑफ मटेरियल रिगार्डिंग देयर ऑफेंस एंड कंसिक्वेंट कन्विक्शन, ठीक है। इट वाज अ राइट seen necessary to provide for the easier social integration of erstwhile offenders. However, RTBF cannot be an absolute right and would be ऑब्जेक्ट टू द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। देखो ये कोई ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल कह दो कि हट जाए तो हट जाएगा आपका, इसमें भी रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। बिकॉज अब दूसरे जब आप ये करो कि राइट टू फॉरगॉटन होना चाहिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि मुझे राइट टू इन्फॉर्मेशन भी है। मैं तो चाहता हूँ कि आपने ज़िंदगी में कौन कौन से अच्छे काम किए, कौन से खराब काम किए, वो आपका पूरा काला चिट्टा होना चाहिए मेरे पास, ठीक है। तो अगर आपने सेक्सुअल हरासमेंट में एलिगेशन लगाया तो मुझे पता तो होना चाहिए कि आप पे लगा है,
आपने किया नहीं किया वो तो मैं सर्च कर लूँगा बाद में, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन को आप रेज नहीं कर सकते। दैट इज़ पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी, दैट आप पे आरोप लगा है। कुछ लोग ये भी आर्गूमेंट देंगे। तो इसमें आपका क्या है कि दैट इज़ समथिंग विच इज़ काइंड ऑफ ग्रे एरिया, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ ब्लैक एंड वाइट। तो इट हैज़ बीन, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले इसमें क्या लिखा है कि इट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ स्टैट्यूटरी राइट इन द यूरोपियन यूनियन अंडर द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन GDPR एंड हैज़ बीन अपेल्ड बाई अ नंबर ऑफ द कोर्ट्स ऑन द यूनाइटेड किंगडम एंड इन यूरोप। ठीक है, तो इसमें यूरोपियन यूनियन ने इसको स्टैट्यूटरी राइट माना है एंड इट वॉज इम्प्लिसिटली रिकॉग्नाइज्ड एज अ राइट फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द EU डायरेक्टिव ऑन डेटा प्रोटेक्शन 1995। नाउ आर्टिकल 17 जो है आपका GDPR का 2016 में आया, दैट प्रोवाइड राइट टू इरेजर or the right to be forgotten, which permits the data subject to request a controller or to delete personal data concerning him or her without undue delay. In 2015 में Russia enacted a law that allows users to force a search engine to remove links to the personal information on grounds of the irrelevancy, inaccuracy and violation of the law. ठीक है, तो ये सब दिया इन वैसे there is a wide support for the RTVF but it is not supported by the law. राइट टू बी फॉरगॉटन इंडिया के बारे में बात करें, देखो इंडिया में क्या है कि इट इज़ नो लॉ इंडिया में। ठीक है, अब यहाँ पे यूपीएससी कैसे फंसाइए आपको, पहला स्टेटमेंट दे देगी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द राइट टू बी फॉरगॉटन। पहला स्टेटमेंट ये राइट टू बी फॉरगॉटन हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब आप फंस जाओगे, आप कहोगे यार ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत के अंदर अभी हम सिनारियो 2020 की बात करें, देयर इज़ नो लॉ दैट स्पेसिफिकली प्रोवाइड फॉर राइट टू फॉरगॉटन। हाउएवर द नाउ withdrawn Personal Data Protection Bill 2019 contained provisions related to the doctrine of the RTVF. Unlike the GDPR, the Personal Data Protection Bill only provides for prevention of the continuing disclosure of the personal data and not the deletion of the personal data. तो यहाँ पे डिलीट करने का नहीं है, ठीक है, आप इसको केवल प्रिवेंट कर सकते हो। मतलब प्रिवेंट और डिलीशन में क्या आता है, डिलीशन में पूरा ही आपको वो उड़ा दिया। और कंटिन्यूइंग डिस्क्लोजर का मतलब है कि जैसे बार बार कोई ये नहीं कर सकता कि बार बार अपलोड कर रहा है वही चीज़ें, फेसबुक पे बार डाल रहा है। 10 साल पहले का केस है, फिर से आपके उस पर डाल दिया कि यार इस पर तो एलिगेशन लगे। ठीक है, नई पोस्ट डाल रहा है, नया वीडियो डाल रहा है आपके बारे में, यूट्यूब पे डाल दिया या ये विनय कुमार IAS पे 2002 में ये आरोप लगा था। अरे भाई वो चीज़ हो चुकी है ना, तो ऐसे बार उस चीज़ को कहते हैं ना गड़े मुद्दे उखाड़ना, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 2011 में आया, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2011 विच इज़ अ करंट रेजिम गवर्निंग डिजिटल इंडिया ऑल्सो डजंट हैव एनी प्रोविजन रिलेटेड टू द RTVF। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू बी फॉरगॉटन, अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा है कि और इशूज़ विद द राइट टू फॉरगॉटन। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए था। आपको भाई कौन से इशूज़ हैं बताइए। देखो ये तो है डेटा काफ़ी स्कैटर्ड है, इधर से उधर है, और इसका इम्प्लीमेंटेशन इज़ ऑल्सो वेरी टफ। ठीक है, री एमरजेंस मतलब क्या है कि RTVF कैन नॉट इंश्योर कंप्लीट रिमूवल ऑफ द पर्सनल डेटा एज देयर इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ द डेटा बीइंग अपलोडेड अगेन। मान लो एक बार हटा दिया, मैंने दोबारा अपलोड कर दिया, भाई अपलोडिंग आप तो होती रहती है ना, कितना डेटा अपलोड होता है। मतलब आपने मेरी वीडियो रिमूव कर दी यूट्यूब से, ठीक है, तो मैं दोबारा से अपलोड कर दूँगा उसको, वो चैनल हटा दिया, दूसरे चैनल से अपलोड कर दूँगा। जब भाई मेरा लक्ष्य आपको बदनामी करना है तो मैं ये करता जाऊँगा, किसी और नाम से ID बना लूँगा, ईमेल ID दोबारा से वो करके फिर से अपलोड कर दूँगा, समझ रहे हो ना। तो दिस इज़ वेरी इम्प्लीमेंटेशन वेरी डिफिकल्ट। फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रिक्ट बनाया जाएगा तो इंटरनेट मॉनिटरिंग इसमें होगा, और फोर्स वेब सर्च टूल्स और साइट टू रिमूव द स्पेसिफिक मटेरियल पोटेंशियली रीराइटिंग हिस्ट्री एंड कर्विंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पब्लिक इंटरेस्ट भी है, क्योंकि पब्लिक इंटरेस्ट में यह है कि अगर आपने चोरी करी है तो आपके बारे में पता होना चाहिए आपने चोरी करी है। अगर आपने किसी लड़की को छेड़ा है तो आपके बारे में मुझे जानने का अधिकार है कि यार ये तो लड़की छेड़ता है। ठीक है, आप इस चीज़ को छुपा कैसे सकते हो, तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट भी है, क्योंकि मेरा जो राइट है जानने का आपके बारे में, और आप ये सोच रहे हो कि मैं आपके बारे में भूल जाऊँ और मुझे कुछ ना पता चले आपके बारे में, ताकि मैं आपको जो देखूँ पहली बार तो मुझे लगे यार ये तो बहुत बढ़िया इंसान है, इसने तो कभी जीवन में कुछ किया ही नहीं खराब, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से इसमें कन्फ्लिक्ट है थोड़ा सा। वे फॉरवर्ड के बारे में बात करें, देखो बैलेंसिंग राइट्स है, 2 राइट्स इसमें काफ़ी इसमें कन्फ्लिक्ट है। पहला है कि आपका राइट टू प्राइवेसी, दूसरा है मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, समझ में आई ना, दोनों का इसमें क्लैश है। तो दैट्स कॉल्ड अ बैलेंसिंग द राइट। सो वी हैव टू फाइंड अ बैलेंस, इज नॉट समथिंग लाइक दैट आई शुड गिव प्रेसिडेंस टू योर राइट ओवर माई राइट, ओके, या फिर मेरे जो फ्रीडम ऑफ स्पीच का राइट है उससे आपकी प्राइवेसी का राइट मिले, तो दोनों में कन्फ्लिक्ट है, हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा डेटा प्रोटेक्शन का इशू है, गवर्नमेंट ऑफ डिवाइस स्ट्रॉन्ग डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी टू प्रिवेंट मिस यूज एंड लीकेज ऑफ डेटा। फिर डिस्कार्ड डेटा, और फिर इसमें क्या फ्रेमवर्क की ज़रूरत है, अब फ्रेमवर्क शुड बी डेवलप्ड हाईलाइटिंग द कंडीशन सच एज द प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, और प्रोटेक्ट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल, प्रोटेक्शन फ्रॉम असाल्ट, इन्फेंसी
and other which RTBF can enforce, or balance between the RTBF and public interest. So if the information is of the public interest, the right to information of the पब्लिक शुड प्रिवेल ओवर द RTBF। ठीक है, अभी जैसे मान लो कि कोई इंसान है जिसने कोई टेररिस्ट एक्ट किया, ठीक है, बाद में उसने 10 साल की सज़ा काटी, मान लो छोटा मोटा टेररिस्ट, मान लो कोई इसने बॉम्ब प्लान कर दिया जिसमें कोई जान किसी की नहीं गई, लेकिन फिर भी उसने इस तरह से किया, बाद में वो बोल रहा है कि मैंने तो इसलिए किया था बिकॉज किया था, मेरी बात नहीं सुन रहे थे, तो उस केस में क्राइम तो उसका मान लो इतना संगीन नहीं है कि उसको फांसी की सज़ा दी जाए, बट फिर भी वो इंसान जब एक बार ऐसा कर चुका है तो बाद में भी कर सकता है, समझ में आया ना। तो अगर आप मेट्रो में ट्रेवल कर सकते हो तो उसका विश्वास आप नहीं करोगे, आपको लगता है कि ये कभी पब्लिक एरिया में जहाँ पे क्राउडेड प्लेसेस हैं वहाँ पे इस तरह का कर सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस इंसान के बारे में कि इस पर ये एलिगेशन है, पुलिस को पता होना चाहिए, सोसाइटी को पता होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को पता होना चाहिए, ताकि हम आगे प्रिकॉशन ले सकें। ठीक, तो ये इसमें पूरा बोला गया है। अब तीसरा जो इसमें पॉइंट है, आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये आपको करा दूँ पूरा पॉलिटी का। ठीक है, अभी देखो इसमें फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, और उसके बाद फिर जो है आपका मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021, मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 है, एंड देन वी हैव गॉट नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर द सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन। ओके, नेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर सिविल सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस। तो ये आपके अच्छा, और है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रेस एंड पर्सनल बिल 1.6। उसके बाद फिर आपके कुछ छोटे छोटे न्यूज़ हैं जिसमें न्यूज एंड शॉर्ट्स बोलते हैं इसको। इंगेजिंग टेनर ऑफ द हाउस कमेटीज़ ये है। देन वी हैव इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट जो कि अभी हुआ, राष्ट्रपति मुर्मू का। रजिस्ट्रेशन ऑफ द इलेक्टोरेट्स, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, और उसके बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, फिर आपके फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022, फिर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, यहाँ पे आपका ये पॉलिटी वाला सेक्शन खत्म होगा पूरा। तो गोइंग टू बी लॉन्ग लेक्चर, ओके।